हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्बल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरटीआई एक्ट के बारे में। इससे आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि यूपीएसआई, इस तरह के विभिन्न प्रकार के जो एग्ज़ाम होते हैं हमारे वनडे एग्ज़ाम, उनमें इसमें से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। और उसके अलावा आपको आरटीआई के बारे में जानकारी होनी भी ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं आरटीआई के बारे में। देखेंगे आरटीआई होता क्या है। आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, क्योंकि 2005 में ये लाया गया था। ठीक है, तो इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? सूचना का अधिकार। कोई भी चीज़, सरकारी चीज़ें, सरकारी चीज़ों के बारे में जानने का हमें पूर्णतः अधिकार है। आप उसके लिए आरटीआई फाइल कर सकते हैं। तो किस तरह आप किसी चीज़ की जानकारी, सरकारी चीज़ों की जानकारी आप किस प्रकार से लेंगे, तो उसके बारे में हम पूरे डीपली से पढ़ेंगे और इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहले देखते हैं आरटीआई लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था। तो आरटीआई लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? स्वीडन। 1766 में वहाँ पे आरटीआई लागू किया गया था। तो याद रखेंगे। देखिए, भारत में सर्वप्रथम अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के समय में एक एक्ट लाया गया था जो इसी से रिलेटेड था। आरटीआई ऐसा ही था। उसका नाम था सूचना व स्वतंत्रता का अधिनियम, 2002 में लाया गया था। ठीक, मगर इसे कोई खास तवज्जो नहीं दिया गया क्योंकि 2002 के कुछ समय बाद इनकी सरकार गिर जाती है, तो इसे हटा दिया जाता है। उसके बाद एक संगठन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, पूछा भी गया कई बार, मजदूर किसान शक्ति संगठन, क्योंकि इसी का पूरा रोल था आरटीआई एक्ट को लागू कराने में। तो याद रखेंगे कौन सा संगठन था? मजदूर किसान शक्ति संगठन। देखिए, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 मई 1990 में। किसने किसने की थी? उनके प्रमुख कौन थे? अरोड़ा राय। नाम याद रखेंगे, अरोड़ा राय और निखिल डे ने किया था। ठीक, देखिए जो ये जो मजदूर किसान शक्ति संगठन है, इसी संगठन के द्वारा ही आरटीआई के लिए आंदोलन चलाया गया था। किसके द्वारा? मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा, जिसके की प्रमुख कौन थे? अरोड़ा राय और निखिल डे। इन्हीं के द्वारा आरटीआई के लिए सबसे पहले आंदोलन शुरू किया गया था। देखिए, आंदोलन कब शुरू हुआ था? 6 अप्रैल 1996 में। कहाँ से? व्यावर गांव, कहाँ? अलवर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। ठीक, यहाँ से शुरू किया गया था। इसके अलावा बात करते हैं तो एक कैंपेन और चलाया गया था, नेशनल कैंपेन फॉर द पीपुल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन। यह कैंपेन चलाया गया। तो बात करते हैं, अगर पूछा जाता है कि आरटीआई के लिए किस शक्ति संगठन द्वारा या संगठन द्वारा आंदोलन किया गया, तो हमें बताना क्या है? मजदूर किसान शक्ति संगठन। और इसके प्रमुख कौन थे? अरोड़ा राय और निखिल डे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है यूपीएसआई में। चलिए अगला देखते हैं कि इसको संसद द्वारा पास कब किया गया। देखिए, 15 जून 2005 को ये संसद द्वारा पास किया गया है। ठीक, देखिए जब संसद द्वारा, जब तक राष्ट्रपति मंजूरी नहीं देता तब तक ये क्या होता है? एक बिल होता है। उसके बाद ये एक्ट बनता है राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद। तो इसी दिन क्या हुआ? राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दे दी? 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। और इसे लागू कब किया गया? 12 अक्टूबर 2005 से। याद रखेंगे कब लागू किया गया? 12 अक्टूबर 2005 से। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किए? 15 जून को, और लागू कब किया गया? 12 अक्टूबर 2005 से। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट डेट है कि आरटीआई एक्ट लागू कब से हुआ, प्रभावी कब से हुआ, तो कब से? 12 अक्टूबर 2005 से। अब देखिए बात करते हैं, ये पूरे विश्व में, पूरे भारत में लागू हुआ, सिवाय किसके? जम्मू कश्मीर को छोड़ के, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। और आप लोगों को पता होगा कि धारा 370 हटने के बाद सभी जितने भी कानून भारत के थे, वो सभी कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू हुए। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से। पूछ सकता है कि आरटीआई एक्ट जम्मू कश्मीर में कब से लागू हुआ है, तो 31 अक्टूबर 2019 से। चलिए बात करते हैं। देखिए, आरटीआई एक्ट में, जो आरटीआई एक्ट है, सूचना का अधिकार है, उसमें कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो कितने अध्याय हैं? टोटल 6 अध्याय हैं और 31 धाराएं हैं। तो हम कुल मेन धाराएं कुछ इससे देखेंगे कि इसमें बताया क्या गया है। देखिए, पहला धारा जो होता है, किसी भी चीज़ का पहला धारा उसी के बारे में बताता है। आरटीआई का पूरा नाम बताएगा। आरटीआई का पूरा नाम क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? भारत, अब तो संपूर्ण भारत में हो गया, पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था जब ये शुरुआत हुई थी। 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर में भी ये लागू हो गया। तो देखिए, धारा 2 में क्या है? कुछ चीज़ों की परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें से हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं। जैसे 2F में, धारा के 2F में सूचना के बारे में बताएगा। सूचना क्या होगा? कोई भी पदार्थ, चाहे वो रिकॉर्ड हो, दस्तावेज हो, ईमेल हो, मेमोज हो, जो क्या होते हैं, जो मेमो होते हैं जो कंपनी द्वारा कार्य दिए जाते हैं, बिल, है ना, कोई सलाह हो, एडवाइस हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, परिपत्र हो, या कार्य पुस्तिका हो। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना के अंतर्गत नहीं आता। ठीक, तो ये सब याद रखेंगे। रिकॉर्ड, दस्तावेज, ईमेल, मेमो जो होते हैं, सलाह, ऑडियो रिकॉर्डिंग, परिपत्र या कार्य पुस्तिका। ठीक, अब देखिए
कंपनी लॉ के तहत यदि कोई सरकारी एजेंसी किसी प्राइवेट बॉडी के बारे में कोई सूचना रखती है तो वह भी आरटीआई के दायरे में आता है। मतलब कोई प्राइवेट बॉडी है, कोई है ना, मतलब जैसे कि कोई एजेंसी हो गई तो उसको प्राइवेट बॉडी कहते हैं, तो उसके बारे में जो भी कुछ रखती है सरकारी, तो उसके बारे में भी आप आरटीआई फाइल कर सकते हो, उससे भी आप उसका ब्यौरा ले सकते हो। चलिए देखते हैं जो धारा 2H है, इसमें क्या सार्वजनिक प्राधिकरण जिनके बारे में आप आरटीआई से जवाब मांग सकते हो। देखिए कितने प्रकार के होते हैं। पहला है संविधान के द्वारा स्थापित कोई भी संस्था जो संविधान के द्वारा स्थापित हुई हो, जैसे यूपीएससी हो गए, चुनाव आयोग, इनके बारे में आप जानकारी ले सकते हो आरटीआई फाइल करके। आरटीआई द्वारा आप इनसे जानकारी ले सकते हो यूपीएसआई द्वारा, है ना। तो यूपीएससी जो भी चीज़ें संविधान में हैं, ठीक। दूसरा क्या है, संसद अथवा राज्य विधानमंडल के द्वारा स्थापित कोई संस्था, अगर कोई संस्था संसद द्वारा बनाई जाती है या फिर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जा सकती है तो उसके बारे में भी हम जानकारी आरटीआई द्वारा ले सकते हैं। जैसे सेबी हो गया, जो सेबी होता नहीं है, स्टॉक मार्केट का एक कंट्रोलर होता है, ठीक, उसके बारे में। जैसे कि कोई विकास प्राधिकरण होते हैं हर राज्य में, हर जिले के विकास प्राधिकरण, जैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण, रायबरेली विकास प्राधिकरण, है ना। तो इस तरीके से जो विकास प्राधिकरण होते हैं ये भी तो संसद द्वारा ही बनाए जाते हैं, विधानमंडल द्वारा बनाए जाते हैं। तो इनके बारे में भी हम जानकारी ले सकते हैं कि कितने पैसे आए हैं सफाई के लिए, या किस तरीके से इनके जरिए आप आरटीआई दाखिल कर सकते हैं। जैसे ग्राम प्रधान के बारे में आप कोई सूचना लेना चाहते हो, कितने पैसे आए हैं जिसमें ग्राम प्रधान ने कहाँ कहाँ खर्च किए, तो उसके बारे में भी आप आरटीआई डाल सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ हो, सरकारी चीज़ें। तीसरा क्या है, उपयुक्त सरकार की अधिसूचना या ऑर्डर द्वारा स्थापित, अगर कोई सरकार की अधिसूचना नोटिफिकेशन द्वारा या ऑर्डर द्वारा स्थापित किया जाता है तो उसके बारे में आप आरटीआई डाल सकते हैं। जैसे कि नीति आयोग हो गया, ये सरकार के द्वारा अधिसूचना द्वारा बनाया गया है, क्योंकि इसका कोई संवैधानिक पद नहीं है, ये संविधान में कहीं लिखित नहीं है। अगला क्या है, सरकारी स्वामित्व, नियंत्रण अथवा वित्तीय मदद, अगर कोई भी संस्था है जिस पे सरकार का स्वामित्व है, नियंत्रण है, या सरकार उस पर कुछ फंड देती, मान लिया कोई स्कूल है, संस्था है जिसमें जो कि सरकार द्वारा चलाई जाती है, सरकार उसमें फंड देती है, तो उसके लिए भी आप जानकारी ले सकते हैं। अगला है गैर सरकारी संस्था जिन्हें सरकार द्वारा अच्छी खासी वित्तीय सहायता, वही बात कही जा रही कि अगर मान लिया कोई संस्था चलाई जा रही है, कोई कोचिंग चलाई जा रही है जिसमें सरकार क्या करती है कि मदद करती है, उसको पैसे देती है, तो आप इसके लिए भी आरटीआई फाइल कर सकते हैं। ये आपके धारा 2 में बताया गया है। अब धारा 3 का कहता है आरटीआई सभी भारतीय नागरिकों के लिए आरटीआई अधिकार है। देखिए आरटीआई कौन कौन फाइल कर सकता है, सभी भारतीय नागरिक, ये विदेशी लोगों के लिए नहीं है कि कोई अमेरिका से आया और भारत की कोई कंपनी के लिए आरटीआई दाखिल कर दे, तो ऐसा नहीं है। केवल और केवल किसके लिए आरटीआई, किसके लिए, भारतीय नागरिकों के लिए। चलिए अगला देखते हैं धारा 4 में क्या बताया गया। तो याद रखेंगे धारा 3 पूछेंगे कि भारतीय नागरिकों के लिए आरटीआई का अधिकार किसमें दिया गया, तो धारा 3 में। धारा 4 में क्या, सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए आवश्यक निर्देश। देखिए कुछ निर्देश दिए गए हैं जो सार्वजनिक प्राधिकरण, जो हमने धारा 2 में पढ़े हैं कि सार्वजनिक प्राधिकरण क्या होते हैं, है ना, जो सरकारी कोई कंपनी होती है, इस तरह से उनके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। सभी प्राधिकरण रिकॉर्डों को प्रॉपर मेंटेन रखेंगे। कोई भी रिकॉर्ड हो किसी भी चीज़ से, मान लिया कोई सरकारी काम के रिकॉर्ड हैं कि कहाँ पे कौन सी नाली बनी है, कौन सी सड़क बनी है, कौन सी नहर खुदाई गई है, तो उस चीज़ का चाहे इतना पुराना लेखा जोखा हो, सबको रिकॉर्ड रखना है, क्योंकि अगर कोई आरटीआई के तहत पूछता है तो उसको आरटीआई देने में सरलता हो, ठीक। तो इसलिए सभी तरह की जो भी चीज़ें हुई हैं, कोई भी फाइल है, उसको रिकॉर्ड है, उसको संजो के रखना, सही से रखना है, ये सार्वजनिक कंपनियों को बताया जाता है। दूसरा, संस्था के बारे में संपूर्ण जानकारी। संस्था के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको कहाँ देना है, जैसे कि इंटरनेट पे आप अपलोड कर दो, ठीक है। जैसे अधिकतर जानकारी समय समय पर इंटरनेट पर अपलोड कर दी जाए। मान लिया कि कोई चीज़ है, मान लिया सरकार ने कोई कंपनी में मान लिया कि 200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, ठीक, कोई कंपनी बनाई सरकार ने, 200 करोड़ रुपए खर्च किए। अब लोग क्या करेंगे, जो सरकार के विपक्ष में होंगे या फिर कोई जागरूक व्यक्ति है, तो सरकार से क्या करेगा, सवाल करेगा आपने 200 करोड़ रुपए आपने खर्च कहाँ किए। तो इसीलिए कहा गया है कि लोग बार बार आरटीआई में डालें। इसीलिए क्या करना है कि आपको उस सारी 200 करोड़ की जानकारी आपको क्या करना है, इंटरनेट पे अपलोड कर देनी है, या लोगों तक उस जानकारी को बताना है कि हाँ हमने पहले से इतने रुपए यहाँ खर्च किए हैं, जिससे क्या लोग संतुष्ट हो जाएंगे, फिर आरटीआई डालेंगे ही नहीं, जिससे कि आरटीआई पे ज़्यादा ट्रैफिक होगा, ठीक। तो इसलिए क्या करना है कि आपको कि इंटरनेट पे आपको उस चीज़ को अपने आप से पहले से डाल देना है, ठीक। अब अगला है धारा 5, सार्वजनिक सूचना अधिकारी। पीओ की नियुक्ति करेंगे डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट में क्या होगा, एक पीईओ होगा। पीईओ का काम क्या होता है, यही क्या करता है कि आरटीआई, जैसे कि आप किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में आरटीआई डालते हो कि हाँ आपके यहाँ
RTI डालते हो किसी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे एक PIO होगा, जिसको क्या बोलेंगे, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, वही आपके RTI का जवाब देता है। देखिए सभी लोग अपना अपना काम करते हैं, मगर एक PIO होता है जो कि आपके RTI का जवाब देता है, उसे हम PIO बोलते हैं। अगला है धारा 6 क्या कहता है। अब देखो क्वेश्चन आएगा कि PIO की नियुक्ति किस धारा द्वारा, तो धारा 5 द्वारा, ठीक। अब धारा 6 क्या कहता है, सूचना प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र। अब देखिए सूचना प्राप्त, अब मान लिया कि आप RTI डालना चाहते हो तो किस किस भाषा में डाल सकते हो, तो पहली हिंदी में या इंग्लिश में, या किसी आप मान लिया कि आपको हिंदी इंग्लिश नहीं आती, तो मान लिया आप बंगाल से हो तो आपकी बंगाली क्या है, आधिकारिक भाषा है, तो आप उस भाषा में भी इसको डाल सकते हैं, जिस राज्य से हैं वहाँ की आधिकारिक भाषा में। चलिए अगला देखते हैं, धारा 7 क्या है, प्रार्थना को पूर्ण करना। देखिए प्रार्थना पूर्ण करना क्या है, देखिए समान रूप से 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराया जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि RTI कितने दिन के अंदर जवाब देता है, तो 30 दिन के अंदर जवाब देना ही होगा उसको, ठीक। अब दूसरी चीज़ क्या है, सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त फीस ले सकेगा। मान लिया कि आपने RTI किसी के लिए डाली, किसी कंपनी के लिए RTI डाली, और RTI आपका जवाब देने के लिए, मान लिया आपने सपोज करते हैं आपने UPSI की वैकेंसी के लिए आपने RTI डाली, ठीक, कि वैकेंसी कब आएंगी, इसकी नाप तोल क्या होगी, कितनी मेजरमेंट होगी, क्या फिजिकल का स्टैंडर्ड होगा, तो उसके लिए आपने डाली और वो RTI भेज रहा, उस सब चीज़ को बताएगा, तो उसमें कम से कम 10 पन्ने लगते हैं, 10 पेज लगते हैं, तो वो पेज का खर्च भी आपको देना होगा, कागज़ जो लगेंगे, फोटो कॉपी जो लगेंगे, उसका खर्च आपको पे करना होगा। और जो RTI का चार्ज होता है वो भी, RTI चार्ज कितना होगा वो हम आगे देखेंगे, वैसे 10 रुपये RTI का चार्ज होता है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तो जरूर याद रखें। देखिए ये दोनों पॉइंट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार के केस में 48 घंटे या 2 घंटे के अंदर उपलब्ध कराना होगा। RTI का जवाब अगर जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो आपको क्या करना है, उसको 48 घंटे में देना ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा भी जा चुका है आपके एग्जाम में, तो ये चीज़ याद रखेंगे। सामान्य देखिए सामान्य दिनों में, सामान्य चीज़ों में आपको 30 दिन के अंदर जवाब देना होगा, मगर अगर वहीं पे कहीं जीवन और स्वतंत्रता के बारे में बात की जाती है तो 48 घंटे में आपको देना ही होगा। अगला है, यदि बिंदु 1 में दिए गए समय के अनुसार प्रार्थना पत्र की प्रार्थना का निस्तारण नहीं होता है तो माना जाएगा कि आपको सूचना देना नहीं चाहता। अगर देखिए आपने डाला और 30 दिन के अंदर आपको सूचना नहीं मिली, तो ये मान लिया जाएगा कि जो CPIO, सेंट्रल जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है या स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है, वो आपको सूचना देना ही नहीं चाहता, ये मान लिया जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि BPL परिवार वालों से कोई फीस नहीं जाती। अगर BPL की बात करते हैं तो उनके लिए फ्री होता है RTI। BPL जो जिनके पास कार्ड होता है बिलो, BPL क्या बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल, है ना, तो उनके लिए फ्री होता है। देखिए पॉइंट 8 में क्या कहा गया है, प्रार्थना सूचना की प्रार्थना पत्र रिजेक्शन। अब देखिए अगर कोई चीज़ नहीं बताता है तो उसके लिए उसको कारण बताना होगा कि मान लिया आपने RTI डाला, उसको रद्द कर दिया, तो रद्द करने के कारण भी बताने होंगे उनको। कौन कौन से कारण, एक कारण बताना होगा किस लिए रद्द किया गया और कितने दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। वो ये भी बताएगा कि आप मान लिया आपने कोई चीज़ गलत, मान लिया कि आपको नहर विभाग के बारे में जानकारी चाहिए थी, नहर विभाग के बारे में जानकारी चाहिए थी, आपने नदी विभाग को भेज दिया RTI, तो वो क्या करेगा भाई, वो तो रद्द ही करेगा, ठीक, वो तो रद्द ही करेगा। मान ली रद्द, अगर वो चाहेगा तो नहर विभाग को भेज देगा आपकी जानकारी, अगर नहीं चाहता है तो वो रद्द कर देगा। और क्या बताएगा, आपको कारण बताएगा किस लिए रद्द किया, तो बताएगा भैया हम नहर विभाग के हैं, आपको हम नदी विभाग के हैं, आपने नहर विभाग के बारे में जानकारी मांगी, तो आप क्या करेंगे, तो वो खुद बताएगा कि आप कितने दिन के अंदर अपील कर सकते हैं नहर विभाग को, और अपीलीय प्राधिकरण की जानकारी क्या होगी कि आपको कहाँ से करना होगा, वो सारी जानकारी आपको वो देगा। चलिए अब धारा 8 में क्या है, RTI एक्ट के तहत सूचना देने से इनकार। अगर कोई RTI एक्ट के तहत सूचना देने से इनकार किन किन मामलों में कर सकता है, कि अगर आप किसी कंपनी को RTI एक्ट के बारे में जानकारी लेते हो, उसके बारे में जानकारी लेते हो, तो वो किन किन चीज़ों में मतलब सूचना देने से इनकार कर सकता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यदि भारत की संप्रभुता, एकता, सुरक्षा, वैज्ञानिक अथवा आर्थिक हितों से प्रभावित है, मान लिया कि देश की संप्रभुता पे कुछ आँच आती है, एकता खंडित होती है या देश के एकता मतलब कि टूटने का डर रहता है, तो उस स्थिति में वो आपसे जानकारी छुपा सकता है, आपको जानकारी नहीं देगा। दूसरी है, यदि ऐसी स्थिति में सूचना में विदेश देशों के संबंध खराब हो, मान लिया आप किसी अमेरिका और भारत के कोई संबंध हुए हैं, कोई समझौता हो, उनके बारे में आप जानना चाहते हो, RTI डाल रखा है, और उससे हमें पता है कि उससे क्या होंगे कि अमेरिका और भारत के रिश्ते खराब होंगे, तो वो RTI नहीं दिया जाएगा, उसके बारे में जवाब नहीं दिया जाएगा। अपराध करने के लिए उत्तेजित करने वाली सूचना, अगर कोई चीज़ है कि मान लिया किसी चीज़ को अपराध के लिए उत्तेजित करेगी, मान लिया कि किसी भी चीज़ के लिए अगर वो RTI देता है तो उससे क्या होंगे, लोग उत्तेजित हो जाएंगे, लड़ाई हो सकती है, अपराध हो सकता है, तो
वहाँ पे भी ये RTI देने से बचेगा, नहीं देगा। ठीक, ऐसी सूचना जिसे देने से किसी कोर्ट ट्रिब्यूनल देने से मना करता। अगर कोई सूचना है कि कोर्ट ने मना कर दिया नहीं, आपको इसके बारे में आप जानकारी नहीं दे सकते हैं, तो भी वो कंपनी उसके बारे में जानकारी नहीं देगी। अगला है राज्य विधानमंडल, संसद या विशेषाधिकार हनन कर कार्रवाई। अगर कोई विशेष अधिकार है संसद का तो उस पर भी आप नहीं दे सकते हैं। यदि सूचना समय पर न दी जाए तो आपको सूचना, मान लिया कि सूचना देने का जो टाइम होता है 30 दिन, अगर उतने दिन में सूचना नहीं दी जाती तो आपको वो सूचना फ्री दी जाएगी, आपसे कोई पैसे नहीं ले जाएंगे। धारा 10 क्या कहता है कि जैसे कोई चीज़ सिक्योरिटी होती है, गुप्त चीज़ें होती हैं, मान लिया 100 पेज की उसमें है तो उसमें 30 पेज क्या है गुप्त हैं, तो आपको 70 पेज प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगला देखते हैं धारा 12, केंद्रीय मुख्य सूचना आयोग। देखिए केंद्रीय मुख्य सूचना आयोग, इसकी नियुक्ति क्या होती है, इसमें कितने सदस्य होते हैं। जो मुख्य सूचना आयोग जो समिति होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं, तीन सदस्य होते हैं जो इसका चुनाव करते हैं। कौन कौन से, प्रधानमंत्री होगा, एक विपक्ष का नेता होगा, अगर विपक्ष का नेता नहीं है तो सबसे बड़ी पार्टी का नेता होगा, और क्या होगा, संघ कैबिनेट का नेता। ये तीनों मिलकर क्या नियुक्त करते हैं, सूचना आयुक्त। देखिए मुख्य सूचना आयुक्त जो सुधीर भार्गव थे, शायद अभी वर्तमान में देख लेना आप लोग, और अधिकतम 10। ठीक, कितने, देखिए एक तो मेन होगा मुख्य सूचना आयुक्त होगा, और सूचना आयुक्त कितने होंगे, वो कितने होंगे 10, अधिकतम 10, कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो सकते हैं, कम से कम कितने भी कर लो, 2, 4, 6। तो ये चीज़ें कौन नियुक्त करेगा, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और संघ कैबिनेट का नेता, याद रखेंगे। अब बात करते हैं कि मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों की पद की शर्तें क्या होंगी, कब। देखिए जो भी ये दोनों अधिकारी होंगे, सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त, ये दोबारा नियुक्त नहीं किए जाएंगे, एक ही बार बनाए जाएंगे। इनकी समय अवधि क्या होगी, इन पर केंद्र सरकार नियम बनाएगी, जो केंद्र सरकार होगी वो बताएगी इसको कितने दिन तक के लिए बनाया जाना है। और इनकी अधिकतम आयु, अगर 65 साल के हो गए तो इनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त नहीं किया जा सकता। देखिए अगर कोई सूचना आयुक्त है और उसकी पदोन्नति हो गई, वो उसे मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया गया, तो दोनों को मिलाकर जो भी कार्यकाल होगा 5 साल से अधिक नहीं होगा। मान लिया ए है, पहले ए क्या था कि सूचना आयुक्त था, ठीक, सूचना आयुक्त था, फिर से इसका प्रमोशन कर दिया और इसे मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया गया है, तो दोनों के कार्यकाल को, सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल को जोड़ा जाता है तो 5 साल से अधिक नहीं होगा। तो ये कहा गया है। शपथ कौन दिलाएगा, मुख्य सूचना आयुक्त को, राष्ट्रपति, और सूचना आयुक्त दोनों को राष्ट्रपति, और त्याग पत्र भी यही राष्ट्रपति को ही देंगे। वेतन भत्ते क्या होते हैं, सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं। पहले ये सूचना आयुक्त के बराबर था, ठीक, जो चुनाव आयोग था उसके बराबर था। अब 2019 में संशोधन किए गए हैं, जो कि 24 अक्टूबर 2019 से इसके वेतन संबंधी में जो संशोधन किए गए वो लागू हो जाएंगे 24 अक्टूबर 2019 से। अगला धारा 15 में क्या कहा, राज्य सूचना आयोग। देखिए जिस तरह से केंद्र सूचना आयुक्त है उसी तरह राज्य सूचना आयुक्त होगा, किसमें, 15 में। इसकी नियुक्ति कौन करेगा, पहले देखते हैं। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी। कितने होंगे, तो एक चेयरमैन होगा, एक मेन होगा, और 10 क्या होंगे, अन्य होंगे, ठीक। और किसकी सिफारिश पे होगी, मुख्यमंत्री, विधान सभा का विपक्ष का नेता और सीएम द्वारा नामित अन्य कैबिनेट मंत्री के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। चलिए अब अगला कहते हैं, धारा 16 क्या है, CIC, राज्य या केंद्रीय पदावधि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होगी, ठीक। अगला है 18 क्या कहते हैं, धारा 18 क्या, केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग की कार्य व शक्तियाँ। कौन कौन से कार्य होते हैं, इनकी शक्तियाँ क्या होती है। देखिए केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए सूचना अधिकारी को सूचना प्रार्थना पत्र जमा नहीं कर पा रहे हैं तो सूचना देने से मना कर दिया जाएगा, ठीक। दूसरी क्या है, मांगी गई सूचना नहीं दी तो ये कार्रवाई कर सकते हैं। अगर कोई सूचना मांगते हैं और वो लोग नहीं देते तो ये लोग क्या कार्रवाई कर सकते हैं, तय समय से सूचना के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई न करना। अगर समय के पहले देते तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते कोई लोग, ठीक। गैर वाजिब फीस मांगी गई, तो मान लिया कि वो आपसे RTI के लिए 10 रुपये चार्ज है तो 150 रुपये मांग रहा, तो उस पर ये कार्रवाई कर सकते हैं। अपूर्ण गलत सूचना देने पर, अगर गलत सूचना देते हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब 18(3) क्या कहता है, नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत CIC और SIC को सिविल कोड की शक्तियाँ प्राप्त हैं। देखिए जो सिविल कोड को शक्तियाँ प्राप्त होती हैं वही शक्तियाँ किसको, CIC और SIC को प्राप्त हैं। स्टेट इन्फॉर्मेशन जो कमीशन होते हैं उनको भी, और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो होता है उनको यही शक्तियाँ प्राप्त होती है जो कि सिविल कोड को प्राप्त होती हैं। किसमें कहा गया, 18(3) में। अगला है 19, अपील क्या होता है। अपील के बारे में देखेंगे। यदि तय समय में सूचना नहीं दी जाए तो आप अपील कर सकते हैं, ठीक। यदि तय समय में सूचना नहीं दी जाए तो अपील कर सकते हैं। अगला है दूसरा क्या है, PIO के सीनियर अधिकारी को अपील दायर
कितने दिन में की जाएगी? 30 दिन के अंदर। अगर कोई सूचना नहीं देता है तो 30 दिन के अंदर अपील दायर करो। सेकंड अपील कब दायर की जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट अपील के फैसले के 90 दिनों के अंदर सेकंड अपील की जानी चाहिए। अगला है अपील की 30 दिन में निपटारा हो जाना चाहिए। मान लिया किसी कारणवश 30 दिन में नहीं हो पाता तो इसकी अधिकतम डेट कितनी हो जाएगी? 45 दिन में हो ही जाना चाहिए। 30 दिन में नहीं होता तो 45 दिन में होना चाहिए। तो याद रखेंगे सेकंड अपील जो है वो फैसले के 90 दिन के भीतर हो जानी चाहिए। 17 में क्या है? CIC SIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बाइंडिंग, दिया गया फैसला को मानना ही होगा। अगर आप इनको नहीं मानते तो आपके ऊपर क्या होगा? पेनाल्टी लगेगी। ठीक, पेनाल्टी क्या होती है? वो धारा 20 में बताई गई, रोज के कितने? 250 रुपये और अधिकतम 25,000। ऐसा नहीं कि मान लिया 2-3 साल के लिए होगा तो बहुत 250 रुपये जोड़ते जाओ, ऐसा नहीं है। अधिकतम 25,000 रुपये और एक दिन का कितना? 250 रुपये। चलिए अगला देखते हैं। 24 में क्या है? ऐसे संगठन जिन पर RTI एक्ट लागू नहीं होगा, जिन पर RTI नहीं आप उन पर RTI नहीं लागू कर सकते हैं, आप उनसे RTI तहत जवाब नहीं मांग सकते हैं। ऐसे संगठनों की नाम किसमें? अनुसूची 2 में। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ऐसे संगठन जिन पर RTI लागू नहीं होगा वो किस अनुसूची में? तो 2 में। जैसे कि भ्रष्टाचार या मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सूचना देनी होगी। ठीक, अब देखिए CIC की एप्लीकेशन 4-5 दिन के अंदर देनी होती है। जो CIC होती है उसको एप्लीकेशन कितने दिन के अंदर? 4 से 5 दिन के अंदर। देखिए एक ये केस है, पढ़ लेना आप लोग, सत्यपाल वर्सेस CPO। ठीक, एक है यूनियन भारत संघ वर्सेस RS खान। इन्होंने बताया था कि कोई भी फाइल क्या होती है? फाइल नोटिंग के बिना अधूरी होती है। तो फाइल नोटिंग भी फाइल का ही पार्ट है जो हमने बताया था। ठीक, अब देखिए ये आपके यहाँ तक पूरे जो भी इम्पोर्टेंट धाराएं थी वो हमने कंप्लीट कर दी। ठीक, अब इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिनियम के तहत जानकारी के लिए अनुरोध करने वाले नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के लिए इसके तहत सभी प्रशासनिक इकाइयों का कार्यालय में सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा नामित अधिकारी क्या कहते हैं? PIO, जन सूचना अधिकारी। PIO इसको क्या बोलते हैं? जन सूचना अधिकारी। अगला है RTI एक्ट 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने की सीमा क्या होती है? 30 दिन। किसमें बताएगा? धारा 7(1)। अगर यही सूचना क्या हो कि आपके स्वतंत्रता और प्राण से संबंधित हो तो कितने दिन के? 48 घंटे के अंदर, यानी 2 दिन के अंदर देना होगा। अगला, यदि किसी तीसरे पक्ष के हितों के लिए मांगी गई जानकारी शामिल हो तो जानकारी प्राप्त करने की अधिकतम सीमा क्या होगी? तो 40 दिन के अंदर। अगर तीसरे पक्ष से मान लिया कि आप नहीं डालते हो तो दूसरे से डलवाते तो उसके लिए कितने? 40 दिन के अंदर। ठीक, यदि मांगी गई जानकारी को तीसरे पक्ष द्वारा आपूर्ति की गई है या उस तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय माना जाता है तो नोटिस जारी किए गए नोटिस के जवाब में तीसरे पक्ष को PIO से पहले एक प्रतिनिधित जवाब दिया जाना चाहिए। कितने दिन के? 10 दिन के अंदर। ठीक, प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपीलीय आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा की समाप्ति से या PIO के निर्णय की प्राप्ति से कितने दिन के भीतर पसंद की जा सकती है? तो 30 दिन के भीतर। अगला है, प्रथम अपीलीय को प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा उसकी प्राप्ति की तारीख से कितने दिनों के भीतर निपटारा जाना चाहिए? तो 30 दिन के अंदर उसे निपटार देना चाहिए। यदि आवश्यकता बढ़ाई जाती, देखिए हमने बताया कि अगर बढ़ाया जाता समय तो कितने दिन तक? 45 दिन तक। अगर 30 दिन में नहीं होता तो 45 दिन के अंदर होगा। ठीक, केंद्रीय सूचना आयोग राज्य सूचना आयोग के लिए दूसरी अपील आवेदक द्वारा के भीतर पसंद की जाती है इस जिस तारीख का निर्णय दिया गया था। तो सेकंड अपीली जो होती है वो हमने बताया कितने दिन के? 90 दिन के अंदर। RTI एक्ट 2005 के प्रावधानों को प्रभावी करने में कठिनाइयों को दूर करने के लिए आदेश के लिए RTI एक्ट 2005 में उल्लिखित समय अवधि क्या है? अधिनियम प्रारंभ से 2 वर्ष। ठीक, ये इंपॉर्टेंट ही याद रखेंगे। अगला RTI एक्ट 2005 की दूसरी अनुसूची में संशोधन किया जा सकता है किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार द्वारा ही किया जा सकता है। APIO को कितना समय लगता है? सबसे पहले RTI आवेदन अपील को लोक सेवा अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी को अग्रेसित करना होगा। कितने दिन? 5 दिन के अंदर। अगला RTI एक्ट की प्रस्तावना को कहा गया है कि सूचना की पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए ये RTI एक्ट लागू किया गया। तो ये थे RTI एक्ट से महत्वपूर्ण जानकारी। अगर किसी जानकारी से आप संतुष्ट नहीं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले जितने भी SI से संबंधित जो भी आपके चैप्टर हैं उनको हम वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।